जय हिंद। मैं राकेश ऑफ पेसी अकेडमी से आज हम जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत यह डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो आज छत्तीसगढ़ राज्य है, पहले यह जब सूबा था तो कब सूबा बना, छत्तीसगढ़ कब जिला बना, छत्तीसगढ़ कब संभाग बना और छत्तीसगढ़ कब राज्य बना। अगर मोटा मोटी देखते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ का स्वरूप कब कब बदला है। छत्तीसगढ़ का स्वरूप कब कब बदला है यह हम समझते हैं। छत्तीसगढ़ मराठा भोसला साम्राज्य के अंतर्गत जब उनकी राजधानी नागपुर में थी तो छत्तीसगढ़ एक सूबा बनता है। छत्तीसगढ़ एक सूबा बनता है। छत्तीसगढ़ सूबा, छत्तीसगढ़ सूबा बना था 1788 को। छत्तीसगढ़ को सूबा का दर्जा प्राप्त हुआ था 1788 को। किसके अंतर्गत? किसके अंतर्गत? छत्तीसगढ़ एक सूबा बना था नागपुर मराठा भोसला, मराठा भोसला साम्राज्य के अंतर्गत। मराठा भोसला साम्राज्य जिसकी राजधानी थी नागपुर। अगर आज के हिसाब से देखते हैं, जैसे यह हमारा देश है भारत, यह हमारा देश है भारत। आज के हिसाब से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चाइना, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, एनसीआर दिल्ली, यह आज का है। आज के हिसाब से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। आज के हिसाब से यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। यह है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल उधर है। यह है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश। वैसे भी इधर से मतलब नहीं है। देखिए अगर आज के हिसाब से देखते हैं, मैंने तो मैप आज के हिसाब से बनाया है छत्तीसगढ़ का। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। और उस समय मराठा साम्राज्य, यह नागपुर, यहां पर मराठा साम्राज्य की राजधानी थी नागपुर। मराठा भोसला साम्राज्य की राजधानी थी नागपुर, जिसमें मध्य प्रदेश का यह लोअर एरिया आता था, यह पूरा वर्धा वाला बेल्ट आता था। यह पूरा एरिया को मिलाकर जिसकी राजधानी थी नागपुर, यह था आपका मराठा भोसला साम्राज्य। मराठा भोसला साम्राज्य, मराठा भोसला वंश। अब यहां पर छत्तीसगढ़ को इसी नागपुर के राजधानी में रहते हुए मराठा भोसला साम्राज्य के अंतर्गत इसी छत्तीसगढ़ को बना दिया जाता है एक सूबा। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ एक सूबा बन जाता है 1788 को। छत्तीसगढ़ कब जिला बना? छत्तीसगढ़ कब जिला बना? छत्तीसगढ़ जिला, छत्तीसगढ़ जिले का गठन हुआ है 6 फरवरी 1818 को। और यह नागपुर मराठा भोसला साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य विलय नहीं होता है, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ जाता है। तो जब भी कोई साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीनता को स्वीकार करता था, तब वो बन जाता था रियासत। तो इस प्रकार से 6 फरवरी 1818 को मराठा भोसला जो साम्राज्य था नागपुर का, यह ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ जाता है।
तो जब भी कोई साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ जाता है तो वो बन जाता है रियासत, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य को टैक्स देगा। तो इस प्रकार से ये जो नागपुर मराठा भोसले साम्राज्य था ये बन जाता है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत नागपुर रियासत। नागपुर रियासत। तो 6 फरवरी 1818 को नागपुर मराठा भोसले साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ जाता है और यह बन जाता है नागपुर रियासत। अब नागपुर रियासत के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ सूबा था उसे बना दिया जाता है छत्तीसगढ़ जिला। तो अब यह बन गया छत्तीसगढ़ जिला। लेकिन साम्राज्य तो मराठा भोसले साम्राज्य ही रहेगा, लेकिन किसके अधीनता में? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीनता में। नागपुर रियासत का मतलब है कि नागपुर में मराठा भोसले साम्राज्य ही रहेगा, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की अधीनता में। इसके बाद छत्तीसगढ़ कब संभाग बना? छत्तीसगढ़ कब संभाग बना? तो छत्तीसगढ़ संभाग बना है, छत्तीसगढ़ संभाग बना है 1 नवंबर 1862 को। इस समय तक जो ब्रिटिश साम्राज्य था, देखिए ये जो नागपुर रियासत है, नागपुर रियासत का सिंपल सा मतलब है कि साम्राज्य जो रहेगा वो मराठाओं का रहेगा। किसकी अधीनता में? ब्रिटिश साम्राज्य की अधीनता में। लेकिन 13 मार्च 1854 को, आगे बताऊंगा, अभी ऐसे दिमाग में बैठाइए, 13 मार्च 1854 को मराठा साम्राज्य का अंत हो जाता है और 13 मार्च 1854 को यह जो नागपुर रियासत है यह पूरी तरह से ब्रिटिश प्रांत में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस समय 13 मार्च 1854 को नागपुर रियासत बन जाता है नागपुर ब्रिटिश प्रांत, नागपुर ब्रिटिश प्रोविंस। देखिए रियासत का मतलब होता है कि मराठा वंश का ही साम्राज्य रहेगा, लेकिन अंग्रेजों की अधीनता में। लेकिन मराठा साम्राज्य का अंत हो जाएगा और वहां पर पूरी तरह से अंग्रेज बैठ जाएंगे, अंग्रेज डायरेक्टली शासन करेंगे, तो इसे कहा जाएगा ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रांत। 13 मार्च 1854 को मराठा साम्राज्य का अंत होता है और 13 मार्च 1854 को ही नागपुर में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से नागपुर रियासत बन जाता है नागपुर ब्रिटिश प्रांत। और 2 नवंबर 1861 को, अभी बताऊंगा सब लिख के, 2 नवंबर 1861 को नागपुर ब्रिटिश प्रांत को कन्वर्ट करके कर दिया जाता है, उसका एरिया को बढ़ा दिया जाता है और उसको बना दिया जाता है मध्य प्रांत, ब्रिटिश प्रांत। मध्य प्रांत एक ब्रिटिश प्रांत है, सेंट्रल प्रोविंस जो कि एक ब्रिटिश प्रांत है। 2 नवंबर 1861 को नागपुर ब्रिटिश प्रांत को बना दिया जाता है नागपुर ब्रिटिश प्रांत से मध्य प्रांत, 2 नवंबर 1861 को। और इसके एक साल बाद 1 नवंबर 1862 को मध्य प्रांत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया जाता है। तो यह किसके अंतर्गत बन रहा है? तो यह बन रहा है मध्य प्रांत के अंतर्गत। मध्य प्रांत क्या है? तो मध्य प्रांत एक ब्रिटिश प्रांत है। मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था? इसके जस्ट एक साल पहले, 2 नवंबर 1861 को। अभी समझेंगे, लेकिन मोटा मोटी बहुत सारी बातें बताने के बाद एक्चुअल फैक्ट गायब हो जाता है। तो एक्चुअल फैक्ट पहले लिख दे रहा हूं, फिर इसको डिटेल में बताऊंगा। अब छत्तीसगढ़ राज्य कब बना? छत्तीसगढ़ राज्य कब बना? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? अब ये संभाग से राज्य बन जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य बना है 1 नवंबर 2000 को। किससे टूटकर? मध्य प्रदेश से टूटकर। अब मध्य प्रदेश के अधीन नहीं आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश भी एक राज्य है, छत्तीसगढ़ भी एक राज्य है, लेकिन मध्य प्रदेश से पृथक होकर टूटकर एक नया राज्य बना 1 नवंबर 2000 को, छत्तीसगढ़ राज्य। मध्य प्रदेश से टूटा है तो मध्य प्रदेश से पृथक होकर लिख देते हैं, मध्य प्रदेश से पृथक होकर।
मध्य प्रदेश कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। आप मोटा मोटी पहले ये फैक्ट बैठाइए, फिर इसको डिटेल से समझते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ सूबा कब बना? 1788 को, नागपुर मराठा भोसला साम्राज्य के अंतर्गत। फिर छत्तीसगढ़ को जिला का दर्जा मिला 6 फरवरी 1818 को, नागपुर रियासत के अंतर्गत। फिर छत्तीसगढ़ संभाग बना 1 नवंबर 1862 को, मध्य प्रांत के अंतर्गत। मध्य प्रदेश राज्य से पृथक होकर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। अब इसके इतिहास को डिटेल में समझते हैं। देखिएगा, इसके इतिहास को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। इतिहास को पकड़ते हैं। देखिए, यह हमारा है आज के हिसाब से छत्तीसगढ़ राज्य। यह है आज के हिसाब से हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। उन्हीं सब बातों को अब इतिहास के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए, यह आज के हिसाब से है, यहां पर बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग, यह आपका है सरगुजा और बिलासपुर। इधर की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे हमें। यह आपका है मुंगेली, यह है गौरेला, पिंडा, मरवाही, बिलासपुर, यह है शक्ति, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, जांजगीर चांपा, शक्ति। देखिएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि 1000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ में कलचुरी साम्राज्य की स्थापना होती है। 1000 ईस्वी को कलिंग राज के द्वारा छत्तीसगढ़ में रतनपुर कलचुरी वंश की स्थापना की जाती है। हालांकि उस समय राजधानी बनाई गई थी तुम्माड़ को। बाद में राजधानी बनता है रतनपुर। यह इतिहास में हम डिटेल में समझेंगे। रतनपुर को राजधानी बनाया है 1050 ईस्वी को रत्नदेव प्रथम ने। तुम्माड़ को राजधानी बनाया था कलिंग राज ने 1000 ईस्वी को। और यहां पर है छुरी कोसगई। छुरी के अंतर्गत है कोसगई। कोसगई पहली राजधानी तुम्माड़, दूसरी राजधानी आपका रतनपुर, तीसरी राजधानी छुरी कोसगई। यह राजधानी बना है 1480 ईस्वी को। इसको राजधानी बनाया है बहारेंद्र साय में। कलचुरी डायनेस्टी में इसको डिटेल से समझेंगे। अभी मोटा मोटी बात को पकड़ते हैं। तो 1000 ईस्वी से लेकर 1041 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का स्वतंत्र साम्राज्य रहा है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का स्वतंत्र साम्राज्य रहा है। और इसी बीच 1300 ईस्वी को यह आपका है बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद। इसी बीच रायपुर कलचुरी वंश की स्थापना होती है, जिसकी पहली राजधानी बनती है खल्लारी। 1300 ईस्वी को। और इसको राजधानी कौन बनाते हैं? तो लक्ष्मी देव या लक्ष्मीपति आप बोल सकते हो। रायपुर कलचुरी वंश की स्थापना 1300 ईस्वी को की जाती है लक्ष्मी देव या लक्ष्मीपति के द्वारा। लक्ष्मी देव अभी रतनपुर कलचुरी वंश के ही अधीनता में रहते हैं, क्योंकि रतनपुर कलचुरी वंश के ही शासक के द्वारा लक्ष्मी देव को भेजा जाता है कि जाओ तुम रायपुर के एरिया में हमारा विस्तार करो। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में रायपुर कलचुरी वंश की 1300 ईस्वी में स्थापना करते हैं लक्ष्मी देव और राजधानी बनाते हैं खल्लारी। बाद में पहली राजधानी रायपुर कलचुरी वंश की खल्लारी, दूसरी बनती है रायपुर, दूसरी राजधानी बनती है रायपुर। रायपुर को राजधानी बनाया है ब्रह्मदेव राय ने। ये सब समझेंगे। अभी मोटा मोटी बात को पकड़ते हैं। अब कहीं ना कहीं
रतनपुर साइड में है रतनपुर कलचुरी वंश, रायपुर साइड में है रायपुर कलचुरी वंश। और इसी बीच 1700, यह है 1741, एक गलती से मैंने लिख दिया 1041, यह आपका है 1741। 1000 ईस्वी से लेकर 1741 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का स्वतंत्र साम्राज्य रहता है। लेकिन 1741 ईस्वी को यह बाजू में है नागपुर, यह बाजू में है नागपुर, और यह है छत्तीसगढ़ का रतनपुर, और यह है छत्तीसगढ़ का रायपुर, और यह है नागपुर। नागपुर में इस समय शासक रहते हैं मराठा भोसला वंश के, इस समय शासक रहते हैं रघुजी प्रथम। बोलिए, यह रघुजी भोसले प्रथम, रघुजी भोसले प्रथम। मैं 1741 ईस्वी के बात बता रहा हूं। और रघुजी भोसले प्रथम का सेनापति रहता है, इनका सेनापति रहता है भास्कर पंत, जिन्हें कहा जाता है मराठा भास्कर पंत। रघुजी भोसले प्रथम नागपुर में बैठे हुए हैं, नागपुर मराठा भोसला वंश के शासक रघुजी भोसला प्रथम। 1741 ईस्वी को रघुजी भोसले प्रथम का सेनापति भास्कर पंत उड़ीसा अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ से होकर जाएगा। अब छत्तीसगढ़ से होकर जाएगा तो रायपुर रतनपुर कलचुरी वंश को निपटाना पड़ेगा। तो रतनपुर कलचुरी वंश में इस समय रतनपुर कलचुरी वंश के शासक बैठे रहते हैं 1741 ईस्वी में रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह शासक बने थे 1732 में रतनपुर कलचुरी वंश के। अब 1741 ईस्वी तक ये शासक बने रहते हैं। मराठा भास्कर पंत जब रतनपुर पर आक्रमण करने वाला रहता है तो सबसे पहले वो अपने दूत को रतनपुर भेजता है रघुनाथ सिंह के दरबार में, या तो तुम हमारे साथ युद्ध करो या हमारी अधीनता को स्वीकार करो, मराठाओं की अधीनता को स्वीकार करो। तो रघुनाथ सिंह इस समय ऑलरेडी दुख में थे, तो रघुनाथ सिंह ने 1741 ईस्वी को बिना युद्ध किए मराठा शासक रघुजी भोसले प्रथम के सेनापति भास्कर पंत की अधीनता को स्वीकार किया। तो इस प्रकार से 1741 ईस्वी में अब जो कलचुरी है, कलचुरियों का ही शासन रहेगा 1741 से लेकर 1758 तक, लेकिन मराठा भोसला वंश के अधीनता में। मतलब ये लोग नागपुर में टैक्स भेजेंगे। देखिए, तो यहां पर अब 1741 से लेकर 1758 ईस्वी तक अब छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का ही शासन रहता है, लेकिन मराठा भोसला वंश के अधीनता में। नागपुर के मराठा भोसला वंश, मराठा भोसला वंश के अधीनता में कलचुरी वंश का शासन, कलचुरी वंश का शासन। और यह चलता है 1741 से लेकर 1758 तक। इसका मतलब कलचुरी वास्तव में समाप्त होंगे 1758 में, जब बिंबाजी भोसले प्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ में शासन करेंगे। अब यहां पर समझते हैं कहानी को। देखिए, 1741 में रघुजी भोसले प्रथम के सेनापति भास्कर पंत रतनपुर पर आक्रमण करता है। बिना युद्ध के रघुनाथ सिंह 1741 में उनकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है। लेकिन 1700, अब देखिए, रघुनाथ सिंह का अगर स्वतंत्र शासक के रूप में शासन पूछा जाएगा तो 1732 से 1741 हुआ। अब रघुनाथ सिंह मराठाओं के अधीनता में रहते हुए प्रथम कलचुरी वंश के शासक रहते हैं, और मराठाओं के अधीनता में इनका शासनकाल रहता है 1741 से लेकर 1745 तक, इनकी मृत्यु तक। और इनके बाद अगले शासक बनते हैं मोहन सिंह। मोहन सिंह का शासनकाल रहता है, मोहन सिंह का शासनकाल रहेगा 1745 से लेकर 1758 तक, जब तक कि बिंबाजी भोसले ना जाए। तो बिंबाजी भोसले शासन किससे लेंगे? मोहन सिंह से। और इस बीच
यह आपका है रायपुर, रायपुर कलचुरी वंश। रायपुर कलचुरी वंश पर आक्रमण किया जाएगा रघुजी। अब अगले शासक बन जाते हैं रघुजी द्वितीय, बोलिए, यह रघुजी भोसले द्वितीय, बोलिए। इनका आक्रमण होगा रतनपुर पे, रायपुर पे। रायपुर कलचुरी वंश पर आक्रमण करेंगे नागपुर से रघुजी भोसले द्वितीय। इस समय तक ये रघुजी भोसले प्रथम निपट गए हैं। इस समय रायपुर के शासक रहते हैं अमर सिंह, अमर सिंह। और यह आक्रमण कब करते हैं? 1750 ईस्वी को। 1750 ईस्वी को रघुजी भोसले द्वितीय नागपुर से रायपुर पर आक्रमण करते हैं। इस समय शासक रहते हैं रायपुर में अमर सिंह। अमर सिंह का शासक बने थे 1741 में, तो 1750 में अमर सिंह रघुजी भोसले द्वितीय की अधीनता को स्वीकार करते हैं। अगर अमर सिंह का पूछा जाए कि स्वतंत्र शासक के रूप में इनका शासनकाल कब से कब तक रहता है, तो 1740 से लेकर 1750 तक। लेकिन 1750 में अमर सिंह रघुजी भोसले द्वितीय की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं, तो अब ये मराठाओं के अधीनता में आ गए। लेकिन अभी भी शासक रहेंगे, लेकिन मराठाओं के अधीनता में। कलचुरी वंश के शासक रहेंगे, लेकिन मराठाओं के अधीनता में। इनका मराठाओं के अधीनता में शासन रहता है 1750 से लेकर 1753 तक अमर सिंह का। अमर सिंह के बाद रायपुर कलचुरी वंश के अगले शासक बनते हैं शिवराज सिंह, शिवराज सिंह। और शिवराज सिंह का शासनकाल रहेगा 1753 से लेकर 1758 तक। बिंबाजी भोसले आएंगे, इनसे शासन ले लेंगे। 1758 में बिंबाजी भोसले आएंगे और वो शिवराज सिंह से शासन ले लेंगे। बिंबाजी भोसले 1758 में शासन ले लेंगे मोहन सिंह से। तो ये दोनों याद रखना है, मोहन सिंह से शासन लेंगे रतनपुर का, और शिवराज सिंह से शासन लेंगे 1758 को। शिवराज सिंह रायपुर का शासन लेंगे शिवराज सिंह से, रतनपुर का शासन लेंगे मोहन सिंह से। और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा कलचुरी साम्राज्य। तो यहां पर देखिए, तो इस प्रकार से 1000 ईस्वी से लेकर 1741 तक कलचुरियों का स्वतंत्र साम्राज्य रहता है। 1741 से 1758 तक कलचुरी का ही साम्राज्य रहता है, कलचुरी वंश का ही साम्राज्य रहता है, लेकिन मराठाओं के अधीनता में। और 1758 में पूरी तरह से कलचुरी वंश छत्तीसगढ़ से समाप्त। अब प्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होता है मराठा साम्राज्य। देखिए, ये जो आपका नागपुर है, नागपुर में बिंबाजी भोसले को बंटवारे में मिलता है छत्तीसगढ़। तो बिंबाजी भोसले बोलते हैं कि मैं छत्तीसगढ़ में, यहां नागपुर में बैठी छत्तीसगढ़ को क्यों संभालूं, सीधा मैं जाता हूं छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ को मराठा साम्राज्य बनाता हूं और छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से शासन करता हूं। तो अब बिंबाजी भोसले को चूंकि छत्तीसगढ़ बंटवारे में मिलता है, तो वो 1758 को छत्तीसगढ़ आते हैं। हालांकि पहले आ चुके हैं, वो कहानी को डिटेल मराठा साम्राज्य में समझेंगे, अभी मोटा मोटी पकड़ते हैं। 1758 में रतनपुर कलचुरी वंश से साम्राज्य मोहन सिंह से लेते हैं बिंबाजी भोसले, और रायपुर कलचुरी वंश का साम्राज्य लेते हैं शिवराज सिंह से बिंबाजी भोसले। अब इस प्रकार से अब छत्तीसगढ़ में, ध्यान दीजिएगा, अब ये जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष साम्राज्य प्रारंभ हो जाता है। ये आपका है रतनपुर और ये आपका है रायपुर। दोनों का एकीकरण करके, दोनों को मर्ज करके रतनपुर को अपनी राजधानी बनाते हुए बिंबाजी भोसले 1758 को छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा साम्राज्य का प्रारंभ करते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा भोसला साम्राज्य का प्रारंभ, मराठा भोसला साम्राज्य का प्रारंभ। अभी हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हिस्ट्री की थोड़ी सी बातों को पकड़ रहे हैं ताकि आज का टॉपिक समझ में आ जाए। कब सूबा बना छत्तीसगढ़, कब जिला बना, कब संभाग बना, कब राज्य बना, मोटा मोटी बात को पकड़ना है।
इन बातों को फिर समझेंगे जब मराठा पढ़ेंगे, तब जब कलचुरी पढ़ेंगे तब। छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा भोसला साम्राज्य का प्रारंभ होता है कब? 1758 को। किसके द्वारा? तो बिंबाजी भोसला के द्वारा, बिंबाजी भोसले के द्वारा। ठीक। अब बिंबाजी भोसले 1758 से लेकर 1787 तक छत्तीसगढ़ में शासन करते हैं, लेकिन 1787 को बिंबाजी भोसले की हो जाती है मृत्यु, कहानी खत्म। इनकी जो पत्नी रहती है आनंदी बाई, वो नागपुर से बुलाती है चिमड़ाजी भोसले को। तो चिमड़ाजी भोसले 1787 से लेकर 1788 तक छत्तीसगढ़ में मराठा भोसला साम्राज्य का नेतृत्व करते हैं। हालांकि इनके पीछे बैकबोन बने रहती है बिंबाजी भोसले की पत्नी आनंदी बाई, बिंबाजी भोसले की पत्नी आनंदी बाई। तो यहां पर 1787 से लेकर 1788 तक छत्तीसगढ़ में साम्राज्य रहता है मराठा भोसला वंश के शासन चिमड़ाजी भोसले का, चिमड़ाजी भोसले का। लेकिन 1788 को अकस्मात आश्चर्यजनक तरीके से चिमड़ाजी भोसले भी निपट जाते, इनकी भी कहानी खत्म। तो अब रघुजी भोसले द्वितीय व्योमकोजी से कहते हैं कि बाबू तुम संभालो यार छत्तीसगढ़ को। अब वो ठहरा निठल्ला आदमी, वो बोलता है यार मैं ना नागपुर में ही रहकर छत्तीसगढ़ को संभालूंगा। ये देखो, अगर किसी को बपौती मिलती है ना, वो यही हाल होता है। जो आदमी खुद कमाता है वो वैल्यू को समझता है। तो रघुजी भोसले द्वितीय व्योमकोजी को बोलते हैं कि जा तुम संभालो। तो व्योमकोजी भोसले बोलता है मैं नागपुर में बैठे बैठे छत्तीसगढ़ के शासन को संभालूंगा। अब व्योमकोजी भोसले क्या करता है? यह है भारत, यह आपका है भारत। व्योमकोजी भोसले क्या करता है? ये आज का हिसाब से देखो, ये आपका है मध्य प्रदेश, आज के हिसाब से ये आपका है मध्य प्रदेश, यहां पर है छत्तीसगढ़, यहां पर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का वर्धा वाला ही एरिया पकड़ना है, पूरा नहीं था साम्राज्य में। तो यहां पर है नागपुर। नागपुर में रहते हुए पूरे छत्तीसगढ़ के साम्राज्य को संभालेगा, राजधानी है रतनपुर। कौन? व्योमकोजी भोसले, व्योमकोजी भोसले। व्योमकोजी भोसले बोलता है, ये इतना अलाल है, बोलता है कि मैं छत्तीसगढ़ नहीं जाने वाला, छत्तीसगढ़ का शासन मैं नागपुर में बैठे बैठे संभालूंगा। मतलब छत्तीसगढ़ को किसी को तो प्रतिनिधि को भेजना पड़ेगा। तो ये छत्तीसगढ़ को नागपुर मराठा साम्राज्य के अंतर्गत, देखिए नागपुर अभी भी क्या है? मराठा साम्राज्य है, नागपुर मराठा भोसला साम्राज्य। अभी ये रियासत नहीं बना है। देखिए बहुत अंतर होता है। साम्राज्य का मतलब होता है कि आप वहां के खुद के राजा हो, खुद शासन प्रशासन देख रहे हो। लेकिन रियासत का मतलब यह था कि कोई भी राजा अगर ब्रिटिश साम्राज्य की अधीनता को स्वीकार कर लेता है और ब्रिटिश साम्राज्य को टैक्स भेजता है तो यह होता है रियासत। अभी रियासत नहीं बना है। नागपुर मराठा भोसला साम्राज्य में बैठे बैठे व्योमकोजी भोसले छत्तीसगढ़ को, इस छत्तीसगढ़ को एक सूबा बना देते हैं। छत्तीसगढ़ को एक सूबा बना देते हैं। छत्तीसगढ़ को एक सूबा बना देते हैं। कब? अभी तो देखे 1788 को चिमड़ाजी भोसले निपट गए, तो 1788 को व्योमकोजी भोसले नागपुर मराठा भोसला साम्राज्य के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को एक सूबा बना देते हैं। अब छत्तीसगढ़ में ठेकेदारों को भेजा जाएगा, ठेकेदारी प्रथा से, जिसको कहेंगे सूबेदार। और छत्तीसगढ़ में हुए हैं कुल 8 सूबेदार। छत्तीसगढ़ में हुए हैं कुल 8 सूबेदार, जो समय समय पर छत्तीसगढ़ के शासन प्रशासन को का प्रत्यक्ष नेतृत्व करेंगे। और व्योमकोजी भोसले कहां बैठे हुए हैं? नागपुर में।
तो छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से 8 सूबेदार हुए। पहला सूबेदार है महिपत राव दिनकर। महिपत राव दिनकर से लेकर जो 8वां सूबेदार हुआ है वो हुआ है यादव राव दिवाकर। पूरे 8 सूबेदारों के नाम याद करेंगे जब हम मराठा पढ़ेंगे, अभी थोड़ी पढ़ रहे हैं, अभी तो जो काम का चीज वो पकड़ते हैं। यादव राव दिवाकर। लेकिन एडवांस में आपको 4 बातें पता चल जाएंगी जब इतिहास पढ़ेंगे तो इस प्रकार से 1788 से लेकर छत्तीसगढ़ में 1818 तक रहता है सूबा शासन। तो छत्तीसगढ़ एक सूबा बनता है और यहां पर 8 सूबेदार समय समय पर नियुक्त होते हैं 1788 से लेकर 1818 तक, महिपत राव दिनकर से लेकर यादव राव दिवाकर तक। अब खास बात 1818 में होता है, 1818 में चल रहा है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मतलब अंग्रेज, मराठा मतलब मराठा, युद्ध चलता है और इस युद्ध को जीतते हैं अंग्रेज। मतलब मराठाओं का साम्राज्य रहेगा लेकिन अधीनता में आ जाएंगे। तो 1818 में जो तीसरा अंग्रेजों और मराठाओं का युद्ध होता है उसका फाइनल युद्ध यहां होता है नागपुर के पास एक जगह सीता बर्डी को सीता बल्डी भी कहा जाता है। सीता बल्डी भी कहा जाता है। तो 1818 में जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है अंग्रेजों और मराठाओं के बीच, वो फाइनल युद्ध होता है कहां? नागपुर के पास एक जगह है सीता बर्डी या सीता बल्डी का युद्ध, और इस युद्ध को फाइनली जीतते हैं अंग्रेज। अब मराठाओं के द्वारा अधीनता स्वीकार की जाएगी। मराठाओं के द्वारा मराठा अधीन आ जाएंगे किसके? ब्रिटिश साम्राज्य के, ब्रिटिश शासन के। लेकिन ब्रिटिश शासन का प्रारंभ नहीं होगा। 1818 से नागपुर में मराठाओं का ही शासन रहेगा लेकिन ब्रिटिश अधिसत्ता के अधीन। और ये कब हुआ? तो ये हुआ है 6 फरवरी 1818। अब ध्यान रखो कि जब मराठा अंग्रेजों के अधीन आ जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अब मराठा भोसला साम्राज्य बदल कर हो जाएगा नागपुर रियासत। ये जो नागपुर मराठा भोसला साम्राज्य है यह बदल कर हो जाएगा नागपुर रियासत, क्योंकि ये ब्रिटिश अधिसत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। यह बन जाएगा नागपुर रियासत। तो इस प्रकार से 6 फरवरी 1818 को बन जाएगा नागपुर रियासत। जो नागपुर मराठा भोसला साम्राज्य था, चूंकि वो अंग्रेजों के अधीन आ गए, तो अब मराठा भोसला साम्राज्य बन जाएगा नागपुर रियासत। और इस नागपुर रियासत के अधीन 6 फरवरी 1818 को नागपुर रियासत बना, और 6 फरवरी 1818 को नागपुर रियासत के अधीन ये जो छत्तीसगढ़ सूबा है इसे बना दिया जाता है। ये जो छत्तीसगढ़ सूबा है इसे बना दिया जाता है एक जिला। अब बन जाएगा छत्तीसगढ़ जिला। छत्तीसगढ़ को जिला का दर्जा दिया जाएगा। अगर एग्जाम में पूछेगा डेट कब, तो 6 फरवरी 1818। ये पूरा जो नागपुर मराठा साम्राज्य है, नागपुर मराठा भोसला साम्राज्य है, ये नागपुर रियासत बन गया और नागपुर रियासत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को जिले का दर्जा दिया गया है 6 फरवरी 1818। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि नागपुर रियासत का स्थापना कब हुआ, 6 फरवरी 1818, और छत्तीसगढ़ जिला की स्थापना कब हुआ, 6 फरवरी 1818। यहां पर क्योंकि मराठा भोसला जो साम्राज्य था वो किसके अधीनता में आ गया? ब्रिटिश साम्राज्य के। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग 1818 तक पहुंच चुके हैं। अब अंग्रेज इस समय तक 1818 की स्थिति में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पहले ही रघुजी भोसले
द्वितीय की हो चुकी है मृत्यु, इनकी मृत्यु हो चुकी है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान 1818 में। और इस समय तक इनके जो उत्तराधिकारी है रघुजी तृतीय बोलो या रघुजी भोसले तृतीय, ये अल्पवायु के हैं, मतलब ये सिर्फ 12 वर्ष के हैं। तो अंग्रेज बोलते हैं कि नागपुर रियासत तो बनाया गया है 6 फरवरी 1818 को, मराठा भोसला साम्राज्य, नागपुर मराठा भोसला साम्राज्य को बना दिया गया नागपुर रियासत, नागपुर रियासत। और इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ को बना दिया गया है छत्तीसगढ़ जिला, छत्तीसगढ़ जिला। इस समय नागपुर के जो उत्तराधिकारी शासक है रघुजी भोसले तृतीय, ये 12 वर्ष के हैं। तो अंग्रेज कहते हैं कि लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि के तहत मराठा भोसला साम्राज्य अधीनता में आ रहा है ब्रिटिश साम्राज्य के, तभी तो नागपुर रियासत बना। यह किसके अधीनता में, किसके तहत हुआ? तो लॉर्ड वेलेजली के, लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि के तहत, सहायक संधि के तहत नागपुर का मराठा भोसला साम्राज्य, मराठा भोसला साम्राज्य यह अधीनता में आ जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य के, ब्रिटिश शासन के। तो इस प्रकार से 6 फरवरी 1818 को नागपुर मराठा भोसला साम्राज्य बन जाता है नागपुर रियासत, और छत्तीसगढ़ सूबा को बना दिया जाता है छत्तीसगढ़ जिला। अब यहां पर चूंकि अंग्रेज कहते हैं कि रघुजी भोसला तृतीय अल्प आयु के हैं, 12 वर्ष के हैं, तो जब तक ये वयस्क नहीं हो जाते, जब तक 24 साल के ये नहीं हो जाते हैं, नागपुर के दरबार को संभाला जाएगा अंग्रेजों के द्वारा, जब तक कि रघुजी भोसले तृतीय बड़े नहीं हो जाते हैं, 24 वर्ष के नहीं हो जाते हैं। तो अब 6 फरवरी 1818 से अब ये जो आपका आज के हिसाब से देखेंगे, जैसे ये आपका है आज के हिसाब से मध्य प्रदेश, ये हमारा है छत्तीसगढ़, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का सिर्फ वर्धा वाला एरिया लेना है, यहां पर राजधानी है नागपुर, पूरा महाराष्ट्र को नहीं लेना है, सिर्फ वर्धा वाला एरिया। अब ये जो छत्तीसगढ़ है 6 फरवरी 1818 को ये बन गया है जिला। 6 फरवरी 1818 चूंकि रघुजी भोसले तृतीय अल्प आयु के हैं, तो अब यहां पर नागपुर में बैठेंगे ब्रिटिश शासन, यहां पर बैठा जाएगा ब्रिटिश शासक, यहां पर ब्रिटिश शासन का प्रारंभ होगा नागपुर में। और छत्तीसगढ़ में नागपुर से ब्रिटिश अपना प्रतिनिधि भेजेंगे, ब्रिटिश अधीक्षक, छत्तीसगढ़ में भेजा जाएगा ब्रिटिश अधीक्षक, ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट, ब्रिटिश अधीक्षक। और इस प्रकार से कुल 6 ब्रिटिश अधीक्षक हुए हैं। 6 फरवरी 1818 छत्तीसगढ़ जिला बना, नागपुर रियासत बना, मराठा साम्राज्य नागपुर रियासत में कन्वर्ट हो गया क्योंकि ब्रिटिश शासन की अधीनता में आए। अब 6 फरवरी 1818 से लेकर 1830 तक, जब तक कि रघुजी तृतीय 24 साल के नहीं हो जाते हैं, तब तक 6 ब्रिटिश अधीक्षक आकर छत्तीसगढ़ के शासन को संभालेंगे। लेकिन सेंटर कहां रहेगा? कहां रहेगा? नागपुर में। तो यहां पर पहले ब्रिटिश अधीक्षक होते हैं एडमंड, दूसरा एगेन्यू, एडमंड एगेन्यू हंटर, सैंडिस विल्किंस क्राफ्ट। उतना याद नहीं करना है, पहला याद करना है, सीधा भी छठवा क्राफ्ट, क्राफ्ट। तो एडमंड एगेन्यू हंटर, सैंडिस विल्किंस क्राफ्ट
क्राफ्ट क्राफ्ट। ये इतने सारे ब्रिटिश, 6 ब्रिटिश अधीक्षक होते हैं 1818 से लेकर 1830 तक। ये छत्तीसगढ़ आकर डायरेक्टली शासन को देखते हैं। किसके अधीनता में? नागपुर रियासत के अधीन, नागपुर रियासत के अधीन। और जैसे ही होता है अगला डेट, ये चल रहा है आपका 1818 से लेकर 1830 तक, 6 फरवरी 1818 से लेकर 6 जून 1830 तक। और 6 जून 1830 को, 6 जून 1830 को जब रघुजी भोसले तृतीय या सिर्फ रघुजी तृतीय 24 वर्ष आयु अवस्था के होते हैं, तो अब अंग्रेज सत्ता को दे देंगे रघुजी तृतीय को। तो रघुजी तृतीय बैठे हुए नागपुर में, ये भी छत्तीसगढ़ नहीं आ रहे हैं, रघुजी तृतीय यहीं बैठे हैं, रघुजी तृतीय नागपुर में ही बैठे हुए हैं और अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे छत्तीसगढ़। तो रघुजी तृतीय अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजेंगे, देखिए यहां पर है आपका मध्य प्रदेश वाला एरिया, यह है नागपुर। नागपुर में बैठे हुए हैं रघुजी तृतीय। 6 जून 1830 को रघुजी तृतीय अपने प्रतिनिधि को के रूप में छत्तीसगढ़ में भेजेंगे जिलेदार, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक जिला है, जिलेदार। तो इस प्रकार से 1830 से लेकर रघुजी तृतीय की मृत्यु तक 1854 तक छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ चूंकि अभी भी जिला ही है, जिलेदार नियुक्त होते हैं और कुल 8 जिलेदार नियुक्त होते हैं। पहला जिलेदार होता है कृष्णा राव अप्पा, कृष्णा राव अप्पा से लेकर 8वां जिलेदार होता है गोपाल राव अप्पा, गोपाल राव अप्पा। अब समझिए, तो 1854 के पहले होता क्या है, समझिए। जैसे 6 जून 1830 को शासन की बागडोर, नागपुर के शासन की बागडोर अंग्रेज डायरेक्टली दे देते हैं किसको? रघुजी तृतीय को। तो ये छत्तीसगढ़ के शासन प्रशासन को देखने के लिए रघुजी तृतीय, छत्तीसगढ़ अभी भी जिला है, जिले में भेजते हैं जिलेदार। पहला जिलेदार होता है कृष्णाराव अप्पा से लेकर 1854 तक गोपाल राव अप्पा तक। कृष्णाराव अप्पा को शासन किसने सौंपा? तो ये सौंपता है क्राफ्ट। ये किसको सौंपता है? कृष्णाराव अप्पा को शासन सौंपता है। कब? 6 जून 1830 को, 6 जून 1830 को। अब 6 जून 1830 से नागपुर में डायरेक्टली बैठे हुए हैं नागपुर के दरबार में रघुजी तृतीय। और यहां पर छत्तीसगढ़ के वैसे इस समय तक रायपुर बन चुका है मेन राजधानी, तो रायपुर में आ जाता है जिलेदार कृष्णाराव अप्पा से लेकर गोपाल राव अप्पा तक। लेकिन इसी बीच 11 दिसंबर 1853 को रघुजी तृतीय की हो जाती है मृत्यु। और जिस समय इसकी मृत्यु होती है, इस समय तक कोई बच्चा इसका रहता ही नहीं है, ये निसंतान रहता है, मतलब इसका कोई वारिस रहता ही नहीं है। और इस समय भारत के वायसराय है लॉर्ड डलहौजी। इस समय भारत के वायसराय है जो कि दिल्ली में, इस समय भारत के वायसराय है लॉर्ड डलहौजी। इस समय भारत की राजधानी रहती है कलकत्ता। दिल्ली तो बनता है दिल्ली दरबार के बाद 1912 में। इस समय भारत की राजधानी रहती है कलकत्ता, कलकत्ता। और यहां पर भारत के वायसराय, हालांकि इस समय वायसराय नहीं है, इस समय आपका गवर्नर जनरल है, लेकिन समझने के लिए दो, क्योंकि वायसराय का तबका तो 1857 की क्रांति के बाद आएगा, ठीक। तो इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल है, वो रहते हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल रहता है 1848 से लेकर 1856 तक। और यहां पर ये जो आपका है छत्तीसगढ़, ये पकड़ना है छत्तीसगढ़, ये बाजू में है आपका आज के हिसाब से मध्य प्रदेश, और ये आपको पकड़ना है वर्धा वाला एरिया
आपका मराठा साम्राज्य, नागपुर रियासत, यह है नागपुर रियासत, नागपुर रियासत, और यह है छत्तीसगढ़। अब यहां पर मैं क्या बता रहा था, देखिए 11 दिसंबर 1853 को नागपुर में रघुजी तृतीय की होती है मृत्यु, और इसका कोई संज्ञान है ही नहीं। तो लॉर्ड डलहौजी एक नीति अपनाया रहता है, हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की है हड़प नीति, हड़प नीति। और हड़प नीति के अंतर्गत इसने एक और नीति बनाया था, गोद प्रथा निषेध नीति, गोद प्रथा निषेध नीति। गोद प्रथा निषेध नीति का मतलब यह होता है, अगर कोई गद्दी पर शासक बैठा हुआ है और उस शासक की मृत्यु हो जाए और उसका कोई बच्चा है ही नहीं, तो उसके पूरे साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य मिलाकर उसे ब्रिटिश साम्राज्य बना दिया जाएगा, ब्रिटिश प्रांत बना दिया जाएगा। तो चूंकि रघुजी भोसले तृतीय यहां बैठा हुआ था नागपुर रियासत में, रघुजी भोसले तृतीय, और 11 दिसंबर 1853 को इसकी मृत्यु होती है। तो इसकी मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी गोद प्रथा निषेध नीति के तहत 13 मार्च, डेट बैठाइएगा दिमाग में, 13 मार्च 1854 को, 11 दिसंबर 1853 2-3 महीने बाद, 13 मार्च 1854 को लॉर्ड डलहौजी गोद प्रथा निषेध नीति के तहत नागपुर रियासत का विलय कर देता है, नागपुर रियासत का विलय कर देता है ब्रिटिश साम्राज्य में। देखिए विलय और अधीनता अलग होता है। अधीनता का मतलब यह होता है कि नागपुर रियासत में मराठा साम्राज्य ही था, मराठा भोसले साम्राज्य ही था, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की अधीनता में, ब्रिटिश शासन की अधीनता में, मतलब मराठाओं के द्वारा ब्रिटिश सरकार को टैक्स दिया जाएगा। लेकिन 13 मार्च 1854 को गोद प्रथा निषेध नीति के तहत नागपुर रियासत का लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया, ब्रिटिश शासन में विलय कर दिया गया, ब्रिटिश शासन में विलय कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि अब नागपुर रियासत खत्म, अब नागपुर रियासत कन्वर्ट हो जाएगा नागपुर ब्रिटिश प्रांत, नागपुर ब्रिटिश प्रांत। तो अब आपसे पूछा जाएगा, हां यह पूरी तरह से ब्रिटिश प्रांत बन गया नागपुर, कि नागपुर ब्रिटिश प्रांत की स्थापना कब हुई? तो यह हुई है 13 मार्च 1854 को। किसके तहत? तो गोद प्रथा, लॉर्ड डलहौजी के गोद प्रथा निषेध नीति के तहत 13 मार्च 1854 को नागपुर रियासत समाप्त हो जाता है, मतलब मराठा साम्राज्य का अंत, कहानी खत्म, और नागपुर ब्रिटिश प्रांत बन जाता है। तो इस प्रकार से 13 मार्च 1854 को मराठा साम्राज्य का अंत हो जाता है, मराठा शासन का अंत या मराठा साम्राज्य का अंत। तो मराठा शासन का अंत हुआ और ब्रिटिश साम्राज्य का प्रारंभ हुआ, ब्रिटिश शासन का प्रारंभ हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य का प्रारंभ होता है, ब्रिटिश शासन का प्रारंभ होता है। तो अब दिमाग में बैठाइए कि 13 मार्च 1854 को लॉर्ड डलहौजी के गोद प्रथा निषेध नीति के तहत मराठा साम्राज्य का अंत, कहानी खत्म, अब कोई मराठा नहीं है। अब 13 मार्च 1854 को हो जाएगा ब्रिटिश शासन का प्रारंभ और नागपुर रियासत को खत्म कर दिया जाएगा और नागपुर रियासत बन जाएगा नागपुर ब्रिटिश प्रांत। तो ये हो गया नागपुर ब्रिटिश प्रांत। अभी भी छत्तीसगढ़ एक जिला है, लेकिन छत्तीसगढ़ जिला किसके अंतर्गत आएगा? नागपुर ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत। पहले नागपुर रियासत के अंतर्गत आ रहा था। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए छत्तीसगढ़ जिला है 13 मार्च 1854 को, लेकिन ये नागपुर क्या बन चुका है? नागपुर बन चुका है नागपुर ब्रिटिश प्रांत। देखिएगा ये हमारा देश है भारत, जितने काम का उतना ही पकड़ना है। ये नागपुर है, ये है नागपुर। अब नागपुर किसकी राजधानी है? तो नागपुर राजधानी है नागपुर ब्रिटिश प्रांत की, नागपुर ब्रिटिश
प्रोविंस की। और नागपुर ब्रिटिश प्रोविंस कब बना? तो नागपुर रियासत खत्म हुआ तब बना 13 मार्च 1854 को। इसकी राजधानी नागपुर है। उप राजधानी बनाया जाता है पचमढ़ी को, अलग बात है। और यह है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ तो अभी भी जिला है, छत्तीसगढ़ तो अभी भी जिला का दर्जा है, छत्तीसगढ़ तो अभी भी जिला है, लेकिन अब किसके अंतर्गत आ गया? तो नागपुर ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत आ गया। अब चूंकि पूरी तरह से नागपुर ब्रिटिश प्रांत में अंग्रेजों का शासन चालू हो गया है, इसका मतलब यहां पर पूरे भारत का जो नेतृत्व करेगा वो करेगा गवर्नर जनरल। और इसकी यह है कलकत्ता, यह आपका है कलकत्ता। और कलकत्ता में भारत का गवर्नर जनरल कौन बैठा हुआ है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारतवर्ष में जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे सभी का जो मुखिया बनाया जाता है वो बनाया जाता है कमिश्नर। तो यह है नागपुर ब्रिटिश प्रांत। तो नागपुर ब्रिटिश प्रांत में भी एक कमिश्नर बैठेगा। तो नागपुर ब्रिटिश प्रांत में भी एक कौन बैठेगा? कमिश्नर। कमिश्नर। और भारत, पूरे भारत का हेड कौन होगा? लॉर्ड डलहौजी। ये क्या है? गवर्नर जनरल। गवर्नर, गवर्नर जनरल। तो पूरे भारत का नेतृत्व कर रहा है लॉर्ड डलहौजी, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के द्वारा जितने भी भारत में ब्रिटिश प्रांत है वहां का मुखिया बनाया जाएगा कमिश्नर। और इस समय नागपुर ब्रिटिश प्रांत के कमिश्नर बनते हैं मिस्टर मेंसल। मिस्टर मेंसल। ये याद रखना है कि नागपुर ब्रिटिश प्रांत के पहले कमिश्नर कौन बने? मिस्टर मेंसल। पीएससी पूछ चुका है। और इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डलहौजी, इनका शासनकाल रहता है 1848 से लेकर 1856 तक। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब नागपुर ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ एक जिला है। छत्तीसगढ़ क्या है? तो छत्तीसगढ़ एक जिला है। छत्तीसगढ़ एक जिला है। छत्तीसगढ़ एक जिला है। और छत्तीसगढ़ जिले का शासन प्रशासन देखने के लिए भेजा जाएगा डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर जो किसका सहायक होगा? तो नागपुर ब्रिटिश प्रांत के कमिश्नर का यह सहायक होगा। तो छत्तीसगढ़ जिले का पहला डिप्टी कमिश्नर बनता है, पहला प्रथम डिप्टी कमिश्नर बनता है चार्ल्स सी इलियट। चार्ल्स सी इलियट। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि कब बना, तो यह बना है 13 मार्च 1854। 13 मार्च 1854 को नागपुर रियासत को खत्म करके नागपुर ब्रिटिश प्रांत बनाया जाता है। नागपुर से मराठा साम्राज्य का अंत होता है, ब्रिटिश साम्राज्य का प्रारंभ होता है। छत्तीसगढ़ पहले से ही जिला है। यहां का मुखिया कौन होगा? नागपुर ब्रिटिश प्रांत का कमिश्नर। और पहला कमिश्नर कौन बनता है? मिस्टर मेंसल। और छत्तीसगढ़ तो एक जिला है नागपुर ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत। तो छत्तीसगढ़ का पहला डिप्टी कमिश्नर बनता है चार्ल्स सी इलियट। चार्ल्स सी इलियट, ये दिमाग में बैठाना है। लेकिन चार्ल्स सी इलियट नियुक्त कब हुआ है? 13 मार्च 1854। लेकिन ये छत्तीसगढ़ पहुंचता कब है? पहुंचता है 1 फरवरी, एक साल बाद 1855 को। हालांकि चार्ल्स सी इलियट 13 मार्च 1854 को नियुक्त हो चुका है, लेकिन इसे प्रत्यक्ष रूप से सत्ता मिल चुका है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सत्ता कब मिलता है? 1 फरवरी 1855। तब तक शासन कौन संभालते रहता है? तो तब तक शासन संभालते रहता है ये आपका गोपाल राव अप्पा। तब तक शासन संभालता है गोपाल राव अप्पा। तो इस प्रकार से 13 मार्च 1854 को छत्तीसगढ़ पहले से जिला है। चार्ल्स सी इलियट को छत्तीसगढ़ का पहला डिप्टी कमिश्नर बना के भेजा जाता है। और नागपुर ब्रिटिश प्रांत का कमिश्नर कौन होता है? मिस्टर मेंसल। और भारत का गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड डलहौजी। अब ये जो गोपाल राव अप्पा है, तब तक गोपाल राव अप्पा तब तक एक कार्यकारी मुखिया के रूप में छत्तीसगढ़ का
कार्यकारी मुखिया के रूप में छत्तीसगढ़ का शासन संभालता है 13 मार्च 1854 से लेकर 1 फरवरी 1855 तक। और जैसे ही 1 फरवरी 1855 को चार्ल्स इलियट प्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ में आता है तो इसे यह सत्ता सौंप देता है। लेकिन एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि चार्ल्स इलियट की नियुक्ति कब हुई, 13 मार्च 1854, लेकिन छत्तीसगढ़ की बागडोर अपने हाथ में प्रत्यक्ष रूप से कब लेते हैं, 1 फरवरी 1855। तब तक 13 मार्च 1854 से लेकर 1 फरवरी 1855 तक छत्तीसगढ़ का शासन प्रशासन गोपालराव अप्पा ही देखते रहता है। यह समझना है। अब गोपालराव अप्पा से सत्ता आ गया चार्ल्स इलियट को, छत्तीसगढ़ अभी भी जिला है। अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा। यह है आज के हिसाब से, देखिए काम की चीज को बस पकड़ते हैं। अभी तक बरार नहीं आया ना, इसलिए बढ़ा नहीं रहा हूं, छत्तीस महाराष्ट्र के एरिया को नहीं बढ़ा रहा हूं। देखिए यह है नागपुर। हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं, तो हम लोग 1 फरवरी 1855 तक पहुंच चुके हैं। अब कहानी का आगे बढ़ाते हैं। 2 नवंबर 1861, अभी तक ये नागपुर क्या है, ये नागपुर में क्या है, तो नागपुर राजधानी है और यहां पर है नागपुर ब्रिटिश प्रांत। यह है नागपुर ब्रिटिश प्रांत, नागपुर ब्रिटिश प्रांत। नागपुर ब्रिटिश प्रांत में यह मध्य प्रदेश का भी एरिया ले लिया जाता है, छत्तीसगढ़ तो पहले से ही है, यह पूरा एरिया ले लिया जाता है। और इसी नागपुर ब्रिटिश प्रांत को 2 नवंबर 1861 को इसके एरिया को बढ़ाकर नागपुर ब्रिटिश प्रांत को कन्वर्ट कर दिया जाता है मध्य प्रांत में। इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है मध्य प्रांत में। इसका मतलब मध्य प्रदेश का बहुत सारा एरिया ले लिया गया, यहां पर महाराष्ट्र का एरिया थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, छत्तीसगढ़ तो पहले से ही है। तो 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन होता है, सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस का गठन होता है। और यह भी क्या है, तो यह भी है भाई ब्रिटिश प्रांत। नागपुर ब्रिटिश प्रांत था, मध्य प्रांत भी ब्रिटिश ही प्रांत है, मध्य प्रांत ब्रिटिश प्रांत, यह भी ब्रिटिश ही प्रांत है, बस एरिया बढ़ा के नाम चेंज कर दिए, नया गठन हो गया। तो नागपुर ब्रिटिश प्रांत को समाप्त करके 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन किया जाता है। और अभी तक, इसके पहले तक छत्तीसगढ़ एक जिला है, मतलब छत्तीसगढ़ एक जिला था। अब छत्तीसगढ़ जिले को तोड़ा जाता है और छत्तीसगढ़ जिले को तोड़कर 3 जिले बनाए जाते हैं, एक बिलासपुर जिला, एक रायपुर जिला और एक इधर का संभलपुर जिला। यह है बिलासपुर जिला। तो इस प्रकार से देखिएगा, इस प्रकार से नागपुर ब्रिटिश प्रांत को रीस्टैब्लिश करके, तोड़ के, समाप्त करके मध्य प्रांत का गठन किया जाता है 2 नवंबर 1861 को। और मध्य प्रांत के अंतर्गत अगर आज के हम छत्तीसगढ़ देखेंगे तो छत्तीसगढ़ जिला को समाप्त किया जाता है, छत्तीसगढ़ जिला को समाप्त किया जाता है। कब, तो छत्तीसगढ़ जिला समाप्त होता है 2 नवंबर 1861 को। और छत्तीसगढ़ जिलों को पुनर्गठित करके 3 जिले में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक आपका है बिलासपुर जिला, दूसरा है आपका रायपुर जिला और एक आज उड़ीसा के साइड में है तीसरा संबलपुर जिला, संबलपुर जिला। इसका मतलब यह है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ जिला कब से कब तक रहा, तो छत्तीसगढ़ जिला कब से कब तक रहा, तो 6 फरवरी 1818 से लेकर यह आपका 2 नवंबर 1861 तक छत्तीसगढ़ जिला रहा। ये छत्तीसगढ़ जिले का जीवन काल है। अब 2 नवंबर 1861 को छत्तीसगढ़ जिले को तोड़कर 3 नए जिले बना दिए जाते हैं, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। इसका मतलब बिलासपुर, रायपुर, संबलपुर की स्थापना कब है, 2 नवंबर 1861। इसके एक साल बाद देखिएगा, इसके एक साल बाद, यह आज का है हमारा छत्तीसगढ़,
और छत्तीसगढ़ में 3 जिले बन चुके हैं, बिलासपुर जिला, रायपुर जिला और एक संबलपुर जिला। और ये आपका है मध्य प्रदेश का आज का एरिया, और ये आपका है महाराष्ट्र। ठीक, अब क्या किया जाता है, ये जो 3 जिले बनाए गए, बिलासपुर, रायपुर, संबलपुर, छत्तीसगढ़ जिला गायब। अब छत्तीसगढ़ को एक संभाग बना दिया जाता है। ये जो आपका छत्तीसगढ़ दिख रहा है, इसको संभाग बना दिया जाता है, इसमें संबलपुर भी रहेगा। छत्तीसगढ़ को एक संभाग का दर्जा दे दिया जाता है, छत्तीसगढ़ को एक संभाग बना दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ संभाग बनाया जाता है कब? जस्ट 1 साल बाद, मतलब 1 नवंबर 1862 को। और इस संभाग में 3 जिले रहते हैं, बिलासपुर, रायपुर, संबलपुर। तो छत्तीसगढ़ पहले जिला था, खत्म करके 3 जिले बनाए गए, 2 नवंबर 1861 को बिलासपुर, रायपुर, संबलपुर। अब इन तीनों जिलों को मिलाकर छत्तीसगढ़ संभाग बनाया जाता है, छत्तीसगढ़ डिवीजन बनाया जाता है 1 नवंबर 1862। तो इसमें कितने जिले? 3 जिले, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद सीधा पकड़ना है 24 अक्टूबर 1936। 24 अक्टूबर 1936 ये वाला एरिया, बरार वाला एरिया को लिया जाता है। ये है बरार, बरार वाले एरिया को भी मर्ज कर दिया जाता है। ये नागपुर तो अब सिर्फ राजधानी है, ये तो बन चुका है मध्य प्रांत। मध्य प्रांत कब बना? तो मध्य प्रांत बना है 2 नवंबर 1861 को। जब मध्य प्रांत बना था 2 नवंबर 1861 को, तो इसकी पहली राजधानी नागपुर, दूसरी राजधानी पचमढ़ी जो मध्य प्रदेश में है, पचमढ़ी। ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी, शीतकालीन राजधानी नागपुर। जब ठंडी पड़ता था ठंडी तो नागपुर में आ जाते थे, जब गर्मी पड़ता था तो पचमढ़ी में चल जाते थे। 2 राजधानी था मध्य प्रांत का। 1 साल बाद 1 नवंबर 1862 को छत्तीसगढ़ संभाग बनाया जाता है और इसमें तीनों जिलों को डाल दिया जाता है, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। 24 अक्टूबर 1936 को ये बरार वाले एरिया को भी मध्य प्रांत में जोड़ दिया जाता है। अब ये मध्य प्रांत जो है, ये मध्य प्रांत है, ये चेंज होकर हो जाएगा मध्य प्रांत एवं बरार। तो राज्य का नया नाम हो गया, इसमें एरिया भी बढ़ गया, लेकिन अभी भी ये ब्रिटिश प्रांत है, सब ब्रिटिश प्रांत है। मध्य, चाहे नागपुर ब्रिटिश प्रांत हो, मध्य प्रांत हो या मध्य प्रांत एवं बरार हो, सबके सब ब्रिटिश प्रांत है। और इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र भारत में 1 नवंबर 1956 को यह मध्य प्रदेश राज्य बनता है, महाराष्ट्र अलग हो जाता है। महाराष्ट्र उस समय बंबई बनता है। तो आज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यह बच जाता है आपका मध्य प्रदेश, अब ये गायब, वो महाराष्ट्र में चला गया, महाराष्ट्र भी बनेगा। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य बनता है और छत्तीसगढ़ इसी में शामिल रहता है। मध्य प्रदेश राज्य बनता है और छत्तीसगढ़ इसी में शामिल है। एक कहानी को जिला वाला में मिलाकर देखना, संभाग का गठन, जिला का गठन, पूरा समझ में आएगा। और इसके बाद छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से तोड़कर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होता है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होता है। जिस समय छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होता है कुल 16 जिला रहता है, छत्तीसगढ़ में कुल 16 जिला रहता है, यह हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ओवरऑल यहां पर हमने यह देखा कि छत्तीसगढ़ कब सूबा बना 1788, छत्तीसगढ़ कब जिला बना तो 6 फरवरी 1818, छत्तीसगढ़ कब संभाग बना तो छत्तीसगढ़ संभाग बना है आपका 1 नवंबर 1862 और छत्तीसगढ़ राज्य कब बना 1 नवंबर 2000। एक बात और बता देता हूं, देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा
देखिए छत्तीसगढ़ का पहला डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो वो था चार्ल्स इलियट। उस समय छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या थी? छत्तीसगढ़ एक जिला था। लेकिन जब छत्तीसगढ़ संभाग बना, देखिए जब छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया, छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया, तो जब छत्तीसगढ़ संभाग बना तो छत्तीसगढ़ संभाग के प्रथम डिप्टी कमिश्नर, छत्तीसगढ़ संभाग के प्रथम डिप्टी कमिश्नर, छत्तीसगढ़ संभाग के प्रथम डिप्टी कमिश्नर अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो यह है एडमंड आए थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट। उस समय छत्तीसगढ़ क्या था? जिला था। लेकिन छत्तीसगढ़ संभाग जब बना तो छत्तीसगढ़ संभाग के, क्योंकि देखिए सीधी सी बात, इसमें ऑलरेडी 3 जिले हैं, तो यहां पर जितने भी है बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर, यहां पर कौन होगा? तो यहां पर होगा सहायक डिप्टी कमिश्नर। लेकिन छत्तीसगढ़ संभाग का पहला डिप्टी कमिश्नर कब बना? 1 नवंबर 1862 की स्थिति में, तो वो बना एडमंड। ठीक, तो यहां पर हमने थोड़ा सा इतिहास जानने की कोशिश किया है, इससे आपको यह क्लियर हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ कब सूबा था, कब जिला था, कब संभाग था और कब राज्य बना। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।